अगला क्वेश्चन आप लोग देख, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित एक भारत का द्वीप है। जब आजाद हुआ था ना भारत, तो सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे, और जो गृह मंत्री होता है उसका दिमाग बहुत शार्प होता है, बहुत तीव्र। जहां अच्छे अच्छे लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से गृह मंत्री सोचना शुरू करता है। तो उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान लक्षद्वीप पर हमला करेगा, उसे अपने कब्जे में लेगा। उससे पहले ही सरदार पटेल ने अपनी सेना को आदेश दे दिया। जब सेना वहां पहुंचने ही वाली थी तो देखा कि दूर से पाकिस्तानी बोट वहां पहुंचने वाले थे। थोड़ी ही देर में पाकिस्तान का कब्जा हो सकता था लक्षद्वीप पर। तो आज जो लक्षद्वीप हमारे पास है, इसका जो हम सबसे बड़ा अगर श्रेय देंगे तो वो सरदार पटेल को देंगे। लक्षद्वीप अरब सागर की रानी कही जाती है, अरब सागर की रानी कहा जाता है ना, और इसे समुद्र पुत्र के भी नाम से जानते हैं। लक्षद्वीप मुख्य रूप से मूंगे की चट्टान से बना हुआ है, समुद्री अवशेषों से बना हुआ है, समुद्र के अपशिष्ट पदार्थों से इसका निर्माण ना। यहां नारियल की खेती सर्वाधिक होती है, नारियल की खेती यहां सर्वाधिक होती है। और लक्षद्वीप की राजधानी तो आप लोग जानते हैं कवारती है। लक्षद्वीप की जो भाषा है आप लोग जानते हैं क्या है? लक्षद्वीप की जो भाषा है वो मलयालम है। इस सरदार पटेल के कारण ही लक्षद्वीप आज भारत में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऊटी पर्वतीय शहर, ऊटी पर्वतीय शहर ये कहां स्थित है? ऊटी पर्वतीय शहर ये भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी आप लोग यही ना जानते हैं कि भारत में जितने भी पर्वतीय स्थान है सब उत्तर भारत में ना, जैसे दार्जिलिंग है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। उस तरह आप लोग दक्षिण में भी बहुत सुंदर सुंदर घूमने लायक पर्वतीय शहर है, ऊटी है, उसी तरह महाबलेश्वर है। वहां साउथ में पर्वत नहीं है, नीलगिरी पर्वत कहाँ है? साउथ में ना है। पढ़ाई कनाल कहाँ है? साउथ में ना है। तो उधर भी घूमने लायक स्थल है ना। तमिलनाडु अपने द्रविड़ संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की संस्कृति मुख्य रूप से किस रूप में जानी जाती है? द्रविड़ संस्कृति है ना। दुनिया के सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा द्रविड़, जिस तरह संस्कृत है उसी तरह द्रविड़ भाषा भी दुनिया के सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषाओं में से एक है। दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं वो मुख्यतः किस शैली में होते हैं? द्रविड़ शैली में ही होते हैं। अच्छा, आप लोग मरीना बीच का नाम सुने हैं? मरीना बीच ये जानते हैं कहां है? चेन्नई में है। मरीना बीच चेन्नई में है। ये बहुत प्रसिद्ध है। 2004 के आसपास सुनामी आया था ना, उस सुनामी में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भारत का शहर चेन्नई था। लाखों लोग सुनामी में मार दिए गए थे। सुनामी जो शब्द है वह जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? जापानी भाषा का। और उसका जो प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है, वो टी से होता है, टी लेटर से। सुनामी की शुरुआत टी से होता है, ठीक। ग्लूकोमा एक रोग है, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक बीमारी है जो मनुष्य में होता है। मनुष्य के किस अंग में होता है आप लोग बताएंगे? आंख में होता है, ठीक। आंखों से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें आप लोग और जानेंगे। ट्रेकोमा, रोहा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अभिंदुकता, रतौंधी। रतौंधी जब विकसित हो जाता है थोड़ा अधिक, सामान्य तौर से जो अगर रात को दिखाई न देना है रतौंधी कहलाती है। अगर वो बीमारी सामान्य से आगे बढ़ जाती है, नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाती है, तो उसे
जीरोथैल्मिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया। मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? मुगल शासकों की दरबारी भाषा, ये बताना है आप लोग। मुगल अपने दरबार में किस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक करते थे? आज भी हम लोग देखते हैं फारसी, अरबी नहीं, किसका? फारसी में। आज भी हम लोग देखते हैं कचहरी जो शब्द है ना, जो जमीन के कागजात होते हैं उसमें अधिकांशतः फारसी शब्द ही होते हैं। अधिकांश फारसी शब्दों का ही उसमें प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? ऐसे उस समय भी भारत की भाषा हिंदी ही थी। हुसैन सागर प्रमुख जलाशय कहां स्थित है? आप लोग को बताना। हुसैन सागर भारत के किस राज्य में है? हुसैन सागर झील के बारे में जान लेंगे आप लोग। इसका अब एक नया नाम हो चुका है, कलाम से जुड़ा हुआ। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और बहुत बड़ा झील है। बहुत बड़ा झील है। कुछ दिन ये चर्चा में रहा अपने गंदगी के लिए ना, क्योंकि मनुष्य की जब रहवास अधिक होगी, मनुष्य का संख्या जब बढ़ेगा तो उसका दबाव सभी जगहों पर देखने को मिलता है। पर्वत, पहाड़, नदी, जलाशय, सभी जगह। तो मनुष्यों द्वारा किए गए प्रदूषण के कारण हुसैन सागर झील भी प्रभावित रहा। प्राकृतिक का आंध्र प्रदेश में और कुछ बेहतर चीज आप लोग जानते हैं? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये मंदिर है अजंता एवं एलोरा की गुफा मंदिर, भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। और यहाँ एक और गुफा है भाई, कान्हेरी। कान्हेरी की गुफा भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पश्चिम घाट जो पर्वत है, जिसे हम लोग मुख्य रूप से सह्याद्री बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध पर्वत है वो। जिस तरह उत्तर भारत में हिमालय है, उसी तरह वो दक्षिण भारत में है। हिमालय पर्वत बर्फ से ढका होने के कारण सफेद दिखाई पड़ता है ना, उसी तरह महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिम घाट जो पर्वत बना है वो मुख्य रूप से काले पत्थरों से बना है, ग्रेनाइट से बना है लगता है ना। दूर से देखने पर लगता है कि काले पत्थरों का बहुत बड़ा बिल्डिंग ना, राजमहल जैसा वो दिखता है। मुख्य रूप से वो ग्रेनाइट है, काले पत्थर से। और मुंबई में एक महोत्सव होता है, बड़ा प्रसिद्ध महोत्सव है, गणपति महोत्सव। और मुंबई का जो मुख्य गणपति पंडाल है उस जगह का नाम है लाल बाग। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है लाल बाग का राजा, तो आप लोग जान लेंगे कि गणपति को ही लाल बाग का राजा कहा जाता है। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, ये दो चीज आप लोग जानेंगे। गणपति महोत्सव एवं शिवाजी महोत्सव, इसका प्रारंभ महाराष्ट्र में एकता लाने के लिए, देश में क्रांति छिड़ी थी उस वक्त बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ महाराष्ट्र में कराया था। बीजी तिलक, जान लीजिए बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। भारत के जो प्रमुख और महान स्वतंत्रता सेनानियों का अगर नाम लिया जाएगा तो वहां सबसे पहले नाम लिखा जाएगा लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय,
बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, यानी लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल, ये 3 जगहों से क्रांतिकारियों में बिगुल फूका करते थे, क्योंकि गांधी से पहले इन तीनों का ही चलावा था। इन तीनों से अंग्रेज थर थर कांपते थे, इनके पास इतनी क्षमता थी, लोग इन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब से कांग्रेस उफान पर आई तो इन तीनों नेताओं को नजरअंदाज कर दिया कांग्रेस ने, जो कि देश के सबसे महान सपूतों में लाल बाल पाल ही हैं। बाकी जितने नेता हैं इनसे छोटे ही हैं। बहुत सारे नेता हैं जो बहुत कुछ अपना दान दिए, उनके बारे में तो हम लोग जानते ही नहीं। जैसे चित्तरंजन दास का आप लोग नाम सुने होंगे, वो बहुत अमीर व्यक्ति थे, बहुत अमीर। आजादी के दौर में 1947 से पहले 50,000 महीना, 60,000 महीना जो व्यक्ति कमाता है, समझ लीजिए कि आज के डेट में वो अरबपति होगा। वो व्यक्ति मरा तो उसके कफन के लिए पैसा नहीं था, उसके कफन के लिए पैसा नहीं था। सोच लीजिए देश के लिए कितना उन लोगों ने कुर्बानी दिया। लोगों ने समझाया कम से कम अपने बच्चे के लिए कुछ छोड़ दो, तो बोले कि पूरा देश ही मेरा बच्चा है। उन्होंने अपने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। लेकिन आज देश की सरकारों ने धीरे धीरे उन्हें उपेक्षित कर दिया। तो महान क्रांतिकारियों को भुलाने की परंपरा राजनीतिक दलों ने बना दी है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा। ये लोग भारत मां के महान सपूतों को अपनी चश्मे की निगाहों से देखते हैं। कौन भाजपाई है, कौन कांग्रेसी है, यानी कौन हमारे विचारधारा से मेल खाता है। आवश्यकता के अनुसार ये उन्हें अपना बना लेते हैं, आवश्यकता के अनुसार। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, ना कांग्रेस को अच्छा समझिए ना बीजेपी को। कांग्रेस ठीक है, गलत पार्टी है, तो बीजेपी में कम चोर नहीं बना है। अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी और अमित शाह में, तो अपने नेताओं की संपत्ति को सार्वजनिक करा दें। 100 गुना से अधिक इनके सांसदों की संपत्ति बढ़ी है। उतनी संपत्ति तो किसी कांग्रेसी की नहीं बढ़ी थी जितनी तेज गति से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सांसदों की संपत्ति बढ़ रही है। ये देश को लूटने वाले नए अंग्रेज हैं, और ये बहुत लंबी चौड़ी भाषण करते हैं, देश का विकास कर रहे हैं, लेकिन देश का जो जीडीपी है 7%, उससे 100 गुना ज्यादा इनकी अपनी जीडीपी है। भाजपा की अपनी जीडीपी, अपने पार्टी के नेताओं की जीडीपी 100 गुना तेज है। देश की जनता का निगाह जान रहे हैं कि उस पर नहीं है। भाई जनता का निगाह तो है, लेकिन जनता मजबूर है कि देश में सशक्त विपक्ष नहीं है, इसीलिए बीजेपी को अभी लूटने का मौका मिला है। बीजेपी देश का विकास तो जरूर कर रही है, लेकिन राष्ट्र का विकास नहीं कर रही है। बीजेपी आई थी सत्ता में राष्ट्र का नाम लेकर, लेकिन राष्ट्र की थ्योरी बीजेपी की धूमिल हो चुकी है। यह अब देश के विकास पर लगी है, राष्ट्र का नाश करने वाली है, राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रही है। इसे कुलघातक या कुलबोरन पार्टी कहा जाए, बीजेपी को कुलबोरन कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मनसबदारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, प्रथा या प्रणाली, इसका प्रारंभ, मनसबदारी प्रणाली या प्रथा का प्रारंभ किसने करवाया था? भारत ने। किसने करवाया था? मनसबदारी मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये अकबर का देन है। मनसब और सवार ये दो चीज राजाओं के औकात बताते थे, राजाओं के औकात बताते थे। जो छोटे छोटे राजा बनाते थे तो उसे कुछ गांव जमीनें का मालिक बनाया जाता था, तो उसे राजा के जगह पर मनसबदार कहा जाता था, और उनकी रियासत को मनसबदारी कहा जाती थी ना। मनसबदार का जो मुख्य होता था उसी को मनसबदार कहा जाता था, इसीलिए मनसबदारी प्रथा कहा जाता था। अकबर के समय में अकबर का एक बहुत प्रसिद्ध मंत्री था, भूमि से जुड़ा हुआ राजस्व मंत्री। अकबर का राजस्व मंत्री जो था वो टोडरमल था। ये शेरशाह सूरी का भी मंत्री था, शेरशाह सूरी का भी मंत्री था। ये गज काठी और सन की डंडी का इस्तेमाल करने वाला ये व्यक्ति था। पहले भी अच्छे जो राजा होते थे वे अच्छे मंत्रियों को अपने साथ रख लिया करते थे।
पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, ये बताना है आप लोग। हाँ, उड़ीसा में है। यहां से मुख्य रूप से लौह अयस्क का निर्यात होता है। किसका? लौह अयस्क। पारादीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, पूर्वी तट का बंदरगाह है। यह उड़ीसा को आर्थिक संबल प्रदान करता है। सबसे सुरक्षित अगर समुद्र तट होता है ना पूरे भारत में, कोई समुद्र तट सर्वाधिक सुरक्षित है तो वो उड़ीसा का समुद्र तट है, और उड़ीसा में पुरी का समुद्र तट। इन क्वेश्चन के साथ आप लोग कुछ विशेष चीज भी जानते रहेंगे। पुरी में जो सबसे प्रसिद्ध चीज है जगन्नाथ मंदिर, वहां पर जो मुख्य देवता है आप लोग याद करेंगे, जय जगन्नाथ आप लोग बोलते हैं ना, जगन्नाथ अर्थात विष्णु या कृष्ण। फिर उनके साथ उनके भ्राता है बलभद्र यानी बलदाऊ या बलराम, और उनकी जो एक बहन है सुभद्रा। ये तीनों वहां विराजते हैं। जगन्नाथ मंदिर में मुख्य रूप से यही तीन देवता है, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। पुरी में कलिंग, पुरी से थोड़ी दूरी पे उड़ीसा में स्थित है कलिंग। कलिंग युद्ध हमेशा क्वेश्चन आता है ना। और उड़ीसा में है कोणार्क सूर्य मंदिर, सूर्य का प्रसिद्ध मंदिर जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से हम लोग जानते हैं। गारो, खासी एवं जयंतिया ये जनजाति हैं, भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? आप लोग को यही बताना है। गारो, खासी एवं जयंतिया ये जनजाति है, ये भारत के किस राज्य में निवास करती है? मेघालय। और जान लीजिएगा ये पर्वत का भी नाम है, ये पर्वत का भी नाम है, और यह पर्वत भी मेघालय में ही है। मेघालय को हम लोग बादलों का घर भी कहते हैं, बादलों का घर। और दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय का मानसीराम है, उससे पहले चेरापूंजी हुआ करता था। और एक क्वेश्चन आप लोग याद करेंगे, जिस जगह पर सर्वाधिक वर्षा होती है वहां पर सर्वाधिक आर्द्रता भी होती है। जहां सबसे कम होगी वह जगह सर्वाधिक शुष्क भी होगा। तो भारत में सर्वाधिक आर्द्र स्थान भी मानसीराम ही है, क्योंकि वहां सबसे अधिक वर्षा होती है, 1100 mm से ज्यादा। इसीलिए मेघालय को मेघों का घर। और यहां से जुड़ा क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतियां ये जनजातियां मेघालय की पहचान है। सर्वाधिक, संसार में सर्वाधिक सोना कहां पाया जाता है या कहां उत्पादन होता है, ये आप लोग को बताना है। बताएंगे आप लोग? गुड। संसार में सर्वाधिक सोना निकलता है चीन। दुनिया में और सोना है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चीन ना। और एक धातु है जिसका उत्पादन चीन करता है, टीन। इसके अलावे रेयर अर्थ मूवर्स यानी दुर्लभ मृदा धातुएं भी चीन में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए चीन आज दुनिया में टेक्नोलॉजी का बादशाह बन बैठा है, क्योंकि जितनी भी आधुनिक मशीनें बन रही हैं उसमें टच जो बन रहा है, तो टच बनाने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो पृथ्वी के अतल गहराइयों में पाए जाते हैं। वो बहुत महंगा नहीं है भाई, लेकिन उनके निकालने का तरीका बहुत महंगा है, और शोधन का, शुद्ध करने का और उन्हें धरती से निकालना बहुत कठिन प्रक्रिया है, जिसके कारण वो धातु महंगी हो जाती है। और महंगी होने का दूसरा कारण है उस पर एक छत्र राज्य है चीन का। चीन के पास वो टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है जिसके द्वारा वो धरती से दुर्लभ मृदा धातुओं को प्राप्त कर लेता है, और अन्य दुनिया में भी प्राप्त होती है, लेकिन इतनी महंगी प्रोसेस होने के कारण सभी लोग उसे निकालने का प्रयास नहीं करते हैं। और चीन का बादशाह होने का कारण यही है, रेयर अर्थ मूवर्स, दुर्लभ मृदा धातु है जो आने वाले, जिस पर हमारा भविष्य टिका है। दुनिया का जो अगला भविष्य है, भारत में अभी 5G है ना, तो 6G 7G आएगा ना, तो जो आने वाला AI का भी जुग आ गया, तो जो आने वाला भविष्य है वो रेयर अर्थ मूवर्स पर टिकी हुई है, यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर।
दुर्लभ मृदा धातुओं पर टिका हुआ है। एक क्वेश्चन है, रविंद्र संगीत, रविंद्र संगीत भारत के किस राज्य में रविंद्र संगीत बहुत प्रसिद्ध है? आप लोग प्रयास करें। रविंद्र जब बोल दिया फिर भी आप लोग सोच नहीं रहे हैं। रविंद्र संगीत, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर बहुत प्रसिद्ध है भाई। इन्होंने 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, भारत का, बांग्लादेश का और म्यांमार का। भारत का तो जन गण मन, आप लोग कमेंट में बताएंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? कोशिश करें और कमेंट भी करेंगे कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है। आप लोग का कमेंट मैं कभी कभी पढ़ भी लेता हूं, इसलिए कमेंट आप लोग करते रहें। 3 देशों का राष्ट्रगान लिखने वाले व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और ये बंगाल जो साहित्य की भूमि है भाई, अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े राइटर बंगाल में पैदा हुए ना। उसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर ये प्रथम एशियाई व्यक्ति थे, प्रथम एशियाई जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद पे। नोबेल क्यों मिला था? गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद पे मिला था। इनका एक और नाम आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर की जगह रविंद्रनाथ ठाकुर भी पढ़ेंगे। इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुदेव भी कहा जाता है। ये आदर्शवादी शिक्षा के पहचान बनाने वाले व्यक्ति थे। ये स्कूल और कॉलेज से दूर रहते थे, ये बगीचे में खेलना पसंद करते थे, बाउंड्री फांद कर कूदना पसंद करते थे। स्कूल जाने के डर से ये तरह तरह के बहाने बनाते थे। ये भाई रईस व्यक्ति थे, माता पिता ने इन्हें घर में ही ट्यूशन लगा दिया था, अच्छे टीचर को घर में ही बना लिया। ये शिक्षा को बोझिल बनाना पसंद नहीं करते थे। ये पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, उदारवाद के समर्थक व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और कुछ न कुछ तो कारण यही था कि पश्चिम का समर्थक होने के कारण, पश्चिम का समर्थक होने के कारण और जनगण मन में भी ये जॉर्ज पंचम के आगमन पर गाया जाने वाला गीत है, न कि राष्ट्रगान था। बाद में अंग्रेजों के जो मुख्य प्यादा बचे वो कोशिश किए कि यही राष्ट्रगान बन जाए। राष्ट्रगान वाली तो चीज इसमें अब दिखती भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे राष्ट्रगान लोग बना दिए हैं। और ये गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं और प्रथम अश्वेत भी है। अश्वेत यानी गोरे नहीं ना, माने अंग्रेज के अलावा किसी को नोबेल मिला तो पहला व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो पश्चिम बंगाल के हैं, गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए। और आप लोग जान लेंगे बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला के भी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। राष्ट्रीय योजनाओं का राष्ट्रीय योजनाओं का अनुमोदन कौन करता है? देखिए क्वेश्चन होना चाहिए पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कौन करता है, लेकिन अब पंचवर्षीय योजना काम खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद किया करता था, लेकिन अब राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद अभी भी है, लेकिन योजना आयोग खत्म हो चुका है। तो इसका आंसर हम आज भी वही करेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद ना। और यह किसकी योजनाओं को करता है? नीति आयोग की योजना। नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म आप लोग जरा कमेंट करेंगे, बताएंगे किसी किसी मालूम है नीति आयोग का कार्यकाल कितना होता है? नीति आयोग क्या है और क्यों उसे भारत में लाया गया, इसके बारे में फिर कभी हम लोग जानेंगे। सबसे इजी क्वेश्चन आप लोग जानेंगे, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर से मापा जाता है, यानी क्या मापा जाता है?
ये क्वेश्चन बराबर आता है, बराबर चलता है एग्जाम में, और बड़ा आसान क्वेश्चन इसे माना जाता है। तो है भी आसान भाई, ये क्वेश्चन आसान है। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है, या दूध की शुद्धता मापा जाता है। और मुख्य रूप से पूछ ले कि लैक्टोमीटर है क्या, तो लैक्टोमीटर घनत्व मापी है, डेंसिटी मीटर है, यह डेंसिटी मापता है। दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अगर दूध से मक्खन को, बटर को निकाल लिया जाए तो याद रखेंगे आप लोग, उसका डेंसिटी बढ़ जाती है ना। क्यों? क्योंकि जिसका डेंसिटी अधिक होता है वो नीचे रहता है, जिसका डेंसिटी कम होता है ऊपर रहता है। तैरने का नियम आप लोग जानेंगे। तो घी बटर जो होता है वो दूध के ऊपर ही ना रहेगा, तो जब वो निकल जाएगा तो पानी का ना बचेगा डेंसिटी, तो उसका डेंसिटी अधिक होगी। यानी मुख्य रूप से लैक्टोमीटर जो है वो घनत्व मापी है, जो घनत्व माप कर बताता है कि दूध शुद्ध है या अशुद्ध है। आप लोग फिर एक क्वेश्चन को कमेंट में बताएंगे, तो वह पक्षी जो दूध की शुद्धता की पहचान करता है, प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। दूध की शुद्धता का पहचान करने वाला पक्षी का नाम आप बताएंगे, वो एक विशेष पक्षी है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, आप लोग अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? आप लोग बता सकते हैं भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ऐसे कुछ नहीं है, मैंने काल पूछा, इसे बताना है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल कहा जाता है। गुप्त काल, गुप्त राजाओं के समय में भारत पूरी दुनिया में धनी मनी बन चुका था। सुख समृद्धि में भारत बहुत आगे निकल चुका था। पाटलिपुत्रा का वैभव पूरे विश्व में लहरा रहा था। भारत के जो नगर थे उस समय के पूरे विश्व प्रसिद्ध हो चुके थे। गुप्त काल में जो मलमल बनता था बड़ा प्रसिद्ध होता था। गुप्त राजा बहुत पराक्रमी थे। गुप्तों की स्थापना हुणों का पतन करने के बाद हुआ, और गुप्तों का पतन भी हुणों के आक्रमण से हुआ था। गुप्त राजा मुख्यतः अपने पूर्ववर्ती राजाओं के सामंत थे, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत का गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है गुप्त काल को। इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। नवरत्न, ये नवरत्न एक भारत की प्राचीन भारत की परंपरा है। यह समय समय पर कहा जाता है। नवरत्न 9 महान व्यक्तियों का एक समूह था जिसे हम लोग मंत्री कहते थे। 9 महान व्यक्तियों का समूह था, तो वो गुप्त काल में ही नवरत्न हुआ करते थे ना। उसके अलावे एक कहावत में बनावटी या कांग्रेसी इतिहासकारों ने भी अकबर के समय में नवरत्न की बात कहता है, लेकिन अब तो ये सब एनईपी ने बुक से हटा दिया। और अष्टदिग्गज, आज तेलुगु कवियों का एक ग्रुप था, एक संघ था जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। उन कवियों में जो सबसे प्रमुख थे तेनाली रामन रामकृष्ण। तेनाली राम रामकृष्ण। जिस तरह उत्तर भारत के लोग बीरबल की कहानियां चाव से पढ़ते हैं, उसी तरह दक्षिण भारत के लोग तेनाली रामकृष्णन की कहानियों को बड़े चटकारे लेकर मजेदार आनंद में पढ़ते हैं। थैंक यू।